नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एलपी रंजन और मैं आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर पटना के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार सिविल कोड क्लर्क के मॉक टेस्ट नंबर 1 के मैथ के क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो भी टेस्ट दिए होंगे उनके पास क्वेश्चन उपलब्ध होगा। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को लिखाऊंगा नहीं बोर्ड पर, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ करके उसका सिर्फ सॉल्यूशन दूंगा। तो जिनके पास भी क्वेश्चन होगा आप देखिएगा, मैथ का क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट होगा, 71 से स्टार्ट होगा और क्वेश्चन नंबर 80 तक होगा। कुल 10 प्रश्न मैथ के हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से 71 से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि कोई संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद जो प्राप्त संख्या होगा वृद्धि के बाद, तो पुनः उस संख्या में 25% की कमी की जाती है, तो उसका अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगा। तो इस तरह से एक बार संख्या को 25% वृद्धि किया गया और उसके बाद पुनः उस संख्या को वृद्धि करने के बाद जो प्राप्त हुआ 25% कमी की जाती है, तो अंतिम रूप से जो परिणाम होगा उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो सबसे पहले इस प्रश्न में याद रखिएगा, चाहे क्वेश्चन संख्या पे हो या किसी व्यक्ति की आय पे हो या किसी वस्तु का कीमत हो, ये भी रहता है किसी वस्तु का कीमत में पहले 10% की वृद्धि की गई, बाद में 10% कमी की गई। किसी व्यक्ति की सैलरी को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 10% कमी की गई, तो उसके सैलरी में क्या अंतर होगा, कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो इस तरह का जब भी प्रश्न होंगे कि यदि X% की वृद्धि हो रही है और वृद्धि करने के बाद पुनः X% की कमी, मैं जो एरो दे रहा हूं ऊपर की ओर मतलब वृद्धि, नीचे की ओर कमी, या ये भी रहता कि पहले X% की कमी बाद में X% की वृद्धि। समझना यह है कि एक बार वृद्धि और एक बार कमी, चाहे वृद्धि पहले हो या कमी पहले हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। देखना क्या है कि इसका वृद्धि और कमी का संख्यात्मक मान समान हो, मतलब यहाँ भी X% तो यहाँ भी X%, X का मतलब दोनों जगह न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो। इस दशा में याद रखिएगा कि हमेशा जो होगा वो प्रतिशत कमी ही होगा। कब? जब न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो, प्रतिशत वृद्धि एवं प्रतिशत कमी का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो, तो हमेशा प्रतिशत कमी होगा, प्रतिशत डिक्रीज करेगा। वो कमी कितना होगा, तो उसके लिए ट्रिक हो गया कि x² बटा 100%, या इसी को ऐसे भी लिख सकते थे x बटा 10 का स्क्वायर प्रतिशत, इतने की कमी होगी। अब इस प्रश्न में x की जगह क्या हो गया 25, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रतिशत कमी होगी। पहली बात तो प्रतिशत कमी होगी, कितने का होगा, तो 25 से स्क्वायर मतलब 25 गुणे 25 बटा 100 प्रतिशत की कमी। 25 से कट गया 4, 25 बटे 4 का मतलब 6.1/4 प्रतिशत कमी। देखते हैं कौन सा विकल्प है, डी विकल्प है इसका उत्तर। तो सीधा इस ट्रिक को याद रखिएगा, ये ट्रिक है, इस ट्रिक को याद रखिएगा, बहुत फेमस ट्रिक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 72। चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर एक ग्राहक 800 रुपये में 12.5 किलोग्राम चावल ज़्यादा खरीद लेता है, तदनुसार चावल की मूल कीमत प्रति किलोग्राम। ये भी बहुत फेमस सवाल है। मान लीजिए कि आप 100 रुपये कुल खर्च करते हैं पर महीना चीनी पे, और मान लें 40 रुपये किलो चीनी खरीदते हैं, तो आपको कितना हुआ, 2.5 किलो चीनी 40 रुपये के हिसाब से। अगले महीने यदि 50 रुपये किलो चीनी हो गया तो 100 रुपये में कितना मिलेगा, 2 किलो। मतलब यदि दर कीमत यदि बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर जो है कुल व्यय सेम है, 100 रुपये पहले भी खर्च करते थे, 100 रुपये बाद में भी खर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे सामान का मात्रा जो है वो कम गया। 50 रुपये के किलो से कितना मिलेगा, 2 किलो। या
चीनी का दाम कम जाता, 40 की जगह 30 हो जाता, तो 30 रुपये के हिसाब से 100 रुपया में कितना हो जाएगा, 3 किलो से ऊपर हो जाएगा चीनी। पहले 2.5 किलो ही मिलता था, 3×1/3 इस तरह से। तो जब भी टोटल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय जो है वो आपका कांस्टेंट है, याद रखिएगा, यदि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब नियत है, सेम है, तो यदि कीमत का मतलब किसी वस्तु का या दर A अनुपात B चेंज हो रहा है, तो इसके मात्रा में B अनुपात A सीधे उल्टा परिवर्तन होगा। अब देखिए इसके आधार पर कैसे इस प्रश्न को आसानी से बना रहे हैं। कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, 50% की कमी हो रही है। वृद्धि हो या कमी हो, परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो 25% की 20% की कमी हुई। इसको भिन्न में बदल दें यदि 20% को, तो क्या हुआ, 1/5। इसका मतलब ये समझिएगा कि पहले 5 रुपये किलो यदि चीनी मिलता था तो उसमें 1 रुपये की कमी हुई, तो कमी के बाद क्या हो जाएगा, 4/5। तो अब यहाँ पर यदि इसको अनुपात में हम देखें, कीमत या दर की बात करें, तो मूल क्या होगा, डिनोमिनेटर, मतलब 5/4 में परिवर्तन हुआ, पहले 5 तो अब 4। तो यहाँ पर क्या बोले थे, उसकी मात्रा की क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, A अनुपात B में तो A हो जाएगा B अनुपात A। तो इसका मतलब जो वस्तु का मात्रा जो भी था, चीनी था या चावल था, जो भी है, प्रश्न चावल है, तो O अनुपात किस अनुपात में चेंज होगा, 4/5। A पहले था और A बाद में हो गया। अब देखिए यही परिवर्तन हुआ। अब देखिए दाम में कमी के कारण मात्रा निश्चित बढ़ेगा। प्रश्न के अनुसार कितना अधिक मिल रहा है, 12.5 किलो। यहां पर कितना यूनिट बढ़ा, +1 यूनिट, ठीक। पहले का मतलब ये मूल हो गया, ये मूल हो गया, ये मूल मात्रा, 1 इकाई। प्रश्न के अनुसार 1 इकाई कितना हो जाएगा, 12.5 किलोग्राम। हमको दर किसका निकालना था, मूल कीमत निकालना था, तो हम लोग क्या करें, मूल वाला निकालें, 4 इकाई, A4 नहीं, A4, तो कितना होना चाहिए, 50 किलोग्राम। अर्थात शुरुआत में दाम में कमी के पहले वो कुल 50 किलो चावल खरीदता था, और ये 50 किलो कितने में खरीदता था, कितने रुपए में, तो कुल खर्च कितना करता था, 800 रुपया। तो प्रति किलोग्राम जो दर हो गया, ये यहाँ पे प्रति किलोग्राम जो उसका दर हो गया वो 800/50, आप कट कीजिएगा, मतलब 16 रुपये पर केजी। विकल्प कौन सा है, डी। तो सबसे आसान तरीका है, बहुत तरीका है इस प्रश्न को बनाने का, लेकिन सबसे आसान तरीका है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तिहत्तर नंबर, दो मिश्र धातुओं A तथा B में जस्ता तथा टीन का अनुपात क्रमशः 5/2 तथा 3/4 है। इन मिश्र धातुओं में से A 7 किलोग्राम तथा B 21 किलोग्राम। चलो A कोई मिश्र धातु है और दूसरा B है, इसमें जस्ता और टीन का अनुपात जो है 5/2 है, और दूसरे में 3/4 है, ठीक। ए जो है मिश्र धातु, उसमें कितना किलो लिया गया, 7 किलो। ए कितना लिया गया, 21 किलो। अब इसमें देख लीजिए कि जेडेन कितना होगा, तो 5/2 में है, तो कुल 7 में 5, तो जेडेन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 5/7 × 7 क्या मिल गया, 5 के जी, ये सीधा दिख रहा है। इसी तरह से यदि एसएन, टीन को लिखे हैं शॉर्ट में एसएन, क्या हो गया, 2/7 × 7, 2 kg। इस 21 को बांटेंगे यदि, तो 3/7, 4 3 7, कुल 7 में जेडेन क्या हो गया, 3, तो कुल 21 में 9 kg। इसी तरह से एसएन कितना हो जाएगा, 4/7 × 21, 12 kg। अब ये दोनों मिक्स हो गया, तो जेडेन
जेड के साथ मिक्स हो गया। अब जेड कितना हो जाएगा, जेड का मात्रा 9 और पहले 5, तो 5 जोड़ 9 14 kg, और टीन का मात्रा कितना हो जाएगा, पहले 2 kg और अब 12, ये भी 14 kg। निकालना क्या था, इन दोनों का अनुपात, तो 14 14 का मतलब क्या हो गया, 1:1, दोनों समान हो गया। हमारा कौन सा विकल्प हो गया, बी। आसान सवाल था। अगले प्रश्न की ओर चले। चौहत्तर क्वेश्चन नंबर। ए अनुपात बी 3:4 है, बी अनुपात सी 6:5 है, तो निकालना है सी अनुपात ए। ऐसे वो सीधा करो, ए बटा बी अनुपात को इस तरह कैसे लिख सकते हैं, गुना कर दो बी अनुपात सी, तो ए अनुपात बी क्या हो गया 3/4, ए बटा बी, बी बटे सी का मतलब 6/5। देखना बी बी कैंसिल हो गया, मतलब ए बाई सी। यहाँ भी देखिए कट पिट करें, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, मतलब 9/10। तो ए अनुपात सी निकालना क्या था, सी अनुपात ए, मतलब सी अनुपात ए क्या हो गया 10:9। इसका विकल्प कौन सा है हम लोग को, सी। अगले प्रश्न की ओर। पचहत्तर नंबर। 180 मीटर और 120 मीटर दो लंबी रेलगाड़ियां समांतर पटरिया पर एक दूसरे की विपरीत दिशाओं, यहाँ विपरीत लिखना छूट गया है, में क्रमशः 65 किलोमीटर तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही। तदनुसार जब एक दूसरे को मिलेगी तो कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पूरी तरह से पार करेगी। विपरीत दिशा में जब भी ट्रेन चल रही है तो एक दूसरे को पार करने में कुल दूरी जो लगेगा, वो कुल दूरी वहाँ पे क्या होगा, दोनों ट्रेन की लंबाई। तो एक का था 180, दूसरे का 120, ये हो गया आपका 300 मीटर। निकालना क्या था, पार करने में समय, तो दूरी बटे क्या होना चाहिए, चाल। तो चाल क्या होना चाहिए, यहाँ पे सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड से पार करेगा, ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल। तो सापेक्ष चाल जब विपरीत दिशा में चलेगा तो क्या होगा, चाल दोनों का जुड़ेगा। तो यहाँ पर क्या था, एक का 55, दूसरे एक का 65, एक का 55, लेकिन ये किलोमीटर प्रति आवर में है, तो ये दोनों को जोड़ दिया तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दें, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना, 6×18 20, 100/3 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे अभिष्ट समय जो ज्ञात करना था मुझे, वो क्या हो जाएगा 300 बटे, क्योंकि समय जब भी निकालते हैं तो दूरी बटे चाल, और चाल के रूप में क्या होता है 100/5, मतलब 300 गुने 5/100। एक मिनट, यहाँ 3 है, 100/3 है, तो 2 शून्य से 2 से 9 सेकेंड। विकल्प कौन है हम लोग का, डी। तो ये बेसिक सवाल है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था कौन, 75। ये 75 नंबर है सीरियल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 76, 76। तीन व्यक्ति एक कार्य 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य करने के 2 दिन बाद 3 अन्य व्यक्ति उसमें शामिल हो जाते हैं। तदनुसार वे शेष कार्य कितने दिनों में। देखिए इस पे बैठाएंगे M1 D1 बराबर M2 D2, इसी ट्रिक पे 3 व्यक्ति वो कार्य करते तो कितने दिन में पूरा हो जाता, 6 दिनों में, मतलब 3 गुणे 6 M1 D1 पूरा हो जाता। कर सकते थे लेकिन हुआ नहीं। हुआ कैसे, 3 व्यक्ति कितने दिन तक काम किए, 3 व्यक्ति ने काम किया, वो 2 ही दिन काम किया, 2 दिन, ठीक है, 3 दिन। उसके बाद क्या हो गया, 3 अन्य व्यक्ति, मतलब पहले से 3 था, व्यक्ति कितने हो जाएंगे 6। तो यही पूछ रहा है कि कितने दिन तक और काम चलेगा। मान लो यहाँ पे D दिन तक
तो काम कंप्लीट हो जाएगा। 6 व्यक्ति डी दिन काम किया, यही हो गया M1 D1 M2 D2। M2 D2 में बट गया 2 पार्ट में। अब देखिए क्या हो गया, छतनी का 18, 3 दूनी 6, इधर आकर क्या हो गया 12, 6D इक्वल टू 12, D बराबर 12/6, 2 दिन। तो अब कुल समय कितना लगा, 2 दिन पहले लगा, 2 दिन बाद, 4 ही दिन में समाप्त हो गया, क्योंकि आदमियों की संख्या बाद में बढ़ गई। 3 ही शुरू से लास्ट तक करते तो 6 दिन लग जाता। एक क्वेश्चन नंबर 76 था। अब चलते हैं 77। यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3.3/8 गुना हो जाए, मतलब 28, 24, 27/8। कोई धन होगा 3 वर्षों में कोई दर से इतना गुना, मतलब मिश्रधन बराबर 27/8p। यही प्रश्न के अनुसार हो गया। एक किस आधार पर हो रहा है, CI के आधार पर, चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पे। कितने वर्षों में, तो 3 वर्षों में। निकालना क्या है, दर। आप सीधा बेसिक तरीके से हम रटा भी सकते थे, लेकिन रटा नहीं रहे। मिश्रधन बराबर फार्मूला क्या होता है, P1 + R/100 पावर T। तो कितने वर्ष में, T के रूप में 3 वर्षों में। आप एक ही जगह ये वैल्यू लिख दो, 27/8p बराबर P1 + R/100 P कैंसिल हो गया, मतलब 1 + R/100 का क्यू, इधर से क्यू हटाएंगे तो इधर क्यूब रूट होगा, मतलब क्या हो जाएगा 1/r, इधर से क्यूब रूट 27/8। तो एक क्या हो गया 3/2, R/100, उधर 1 घटाओगे 3/2 में से क्या मिल जाएगा 1/2, R इक्वल टू क्या हो जाएगा 50%। इसी को रटा भी सकते थे सीधा सीधी, कई लोग करते हैं क्यूब होगा तो इसको डायरेक्ट क्यूब रूट कर दो, स्क्वायर होगा 2 वर्षों की होता तो स्क्वायर रूट कर दो, वो रटने वाली बात है। हम रटाए नहीं, सीधा कॉन्सेप्ट पे चल दिए। 78 नंबर, अगला प्रश्न। एक दुकानदार एक वस्तु 15% लाभ पे बेचता है। मान लो कोई वस्तु का CP 100 है तो 15% लाभ का मतलब क्या हो गया, इसका SP क्या हो गया 115, यही कर रहा है। अगर उसने उसे 18 रुपया अधिक में बेचा होता तो लाभ कितना होता 18%, मतलब 18 रुपया अधिक में बेचा होता तब SP जो होता, अब इसके लिए SP2 कर दिया 18%। यहाँ पर 15% लाभ हुआ, यहाँ पे 18%। तो इस दशा में कितना में बेचा 118 में, 15% लाभ पे 115 में। अब इसके अनुसार कितना इकाई 3, यही प्रश्न अनुसार दिया हुआ है, कितना अधिक में बेचा 18 रुपये में, मतलब ये 3 समतुल कितना हो जाएगा 18। निकालना क्या था लागत मूल्य, यही क्रय मूल्य, मतलब 100 कितने समतुल हो गया, तो ये 6 गुना गया तो यहाँ भी 6 गुना 600 आंसर। तो कौन सा विकल्प है यहाँ पे 600, ए विकल्प है अपना। 79 क्वेश्चन नंबर। $79 20%, 10% तथा 5% के क्रमिक छूटे, कितने प्रतिशत की एकल सिंगल डिस्काउंट। इसको 2 बार सक्सेसिव डिस्काउंट का ट्रिक लगाओ, नहीं तो 2 तरीके से ऐसे भी कर सकते हो कि शुरू में 100 मान लें, ऐसे भी परसेंटेज चेंज ग्राफ बोलते हैं इसको। पहले डिस्काउंट मिला 20%, नीचे की ओर मतलब डिस्काउंट 100 में से -20, अब क्या हो गया 80, फिर डिस्काउंट कितना हो गया 10%। अब 10% किसका 80 का 10%, मतलब 80 का 10% निकालो 8, डिस्काउंट हो रहा है इसका मतलब कम, अब ये 72 का समान हो गया। अब पुनः 5% की कमी, इसका 5% निकालो, कैसे होता है 10% 7.2, उसका आधा कर दो -3.6। अब -3.6 करने के लिए -3 करोगे तो 79.6 और करोगे तो 78.4। अब सिंगल डिस्काउंट यही हो गया, मतलब 100 रुपये की वस्तु 68.4 में मिल रहा है, मतलब क्या हो गया 31.6% का सिंगल डिस्काउंट हुआ। ये कौन सा उत्तर होगा इसमें,
हमारा ए। एक तरीका ये हुआ, दूसरा ये भी कर सकते हैं, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का सिंगल निकालो, ठीक है। पहले मिला था 20 10, तो 20 जोड़ 10 माइनस 20 गुने 10, ये कितना हो गया, 20 10 30 माइनस 2 28%। दूसरी बार क्या करना होगा, 28 जोड़ 5, अगला क्या हो गया 5, माइनस करेंगे 28 गुने 5/100, ठीक है। 5 से क्या हो गया 20, ये 14 10, मतलब 28 5 कितना हो गया 33, और माइनस इसको क्या करोगे 1.4, तो 31.6%। ये फाइनल सिंगल डिस्काउंट हो गया यही। तो इसमें 3 जब सक्सेसिव डिस्काउंट हो तो 2 स्टेप में चलते हैं, 2 ही रहता तो 1 स्टेप में। तो एक तरीका ये भी है, जैसे भी आसान पड़े। क्वेश्चन नंबर 80 लास्ट। एक आयताकार मैदान है, कोई भी आयताकार मैदान है, इसका लंबाई चौड़ाई कुछ भी होगा, एक लंबाई होगा तो दूसरा चौड़ाई होगा, ठीक। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या कर रहा है 7:4, ठीक। उसके बाहर चारों तरफ बनाया गया 4 मीटर चौड़ा रास्ता, चारों तरफ से 4 मीटर का चौड़ा रास्ता, इधर भी 4 मीटर, इधर भी 4 मीटर, इधर भी 4 मीटर, इधर भी 4 मीटर, यही है, ये रास्ता है। रास्ता 416 वर्ग मीटर, इसका इस रास्ता का क्षेत्रफल कर रहा है 416 वर्ग मीटर है। तो निकालना है मैदान की चौड़ाई कितनी ही मीटर होगी। अब देखो रास्ता का जो क्षेत्रफल होगा वो कैसे होगा, रास्ता के साथ जो क्षेत्रफल उसमें से इस मैदान का क्षेत्रफल, मैदान तो इतना ही है, माइनस करेंगे। तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात यदि 7:4 है, तो लंबाई मान लो 7x मीटर, तो चौड़ाई कितना हो गया 4x मीटर, एक वास्तविक लंबाई। रास्ता के साथ अब यहाँ क्या हो जाएगा 7x + 8 हो जाएगा, 4 इधर से भी 4 इधर से भी, और यही इधर की बात करेंगे तो ये भी 4x + 8, 4x + 8। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे रास्ता के साथ, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 7x जोड़ 8 गुने 4x जोड़ 8, लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। इसमें से सिर्फ मैदान का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो क्या होगा 7x गुने 4x, यही होगा। अब इसका माइनस करेंगे तो किसका निकल जाएगा क्षेत्रफल, रास्ता का, जो प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है 416। अब यहाँ देखिए गुना कीजिए, पहले इसका गुना कीजिए 28x², अब कीजिए 7 से 8 7 56 और 8 चौका 7 8 56x जोड़ 8 चौका 32x जोड़ हो जाएगा 8 64, अब माइनस 28x² बराबर 416। x² कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया 56 और 32, 56 और 30 86 और 2 88x, ये 64 उधर माइनस कर दें हम लोग 416 में से, तो कितना हो जाएगा 416 में से माइनस करते हैं यदि, तो 16 और 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 11 में से 6 गया 5, 352, 48 और 16 64, ठीक है। तो देयरफॉर x बराबर कितना हो गया 352/88, 88 से कट करते हैं 8 चौका 32, 320 8 चौका 32, 4 बार कट जाएगा, मतलब x का मान 4। निकालना क्या था चौड़ाई, तो चौड़ाई यहाँ पे क्या हो गया हमारा b, 4x का मतलब 4 गुने 4 16 मीटर। देखते हैं विकल्प कोई है, बी विकल्प है हमारा यहाँ पे, तो इसका उत्तर बी हुआ। थोड़ा सा मेंसुरेशन है, कैलकुलेशन हल्का है। तो ये हम लोग 10 सवाल जो इस मॉक टेस्ट में मैथ के थे उसको हम लोग हल कर लिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।